साल 1978। जगह थी पुणे का तिलक रोड। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का काफिला गुजर रहा था। इमरजेंसी के बाद का वक्त था और माहौल में एक अजीब सी गर्मी थी। सिक्योरिटी टाइट थी, पुलिस का बंदोबस्त कड़ा था। लेकिन तभी भीड़ को चीरते हुए एक नौजवान लड़का आगे आता है और बिना डरे मोरारजी देसाई की तरफ चप्पल उछाल देता है। भयंकर हंगामा हुआ। दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं में हाथापाई हुई। अगले दिन अखबारों की हेडलाइंस में उस लड़के का नाम था और यह खबर दिल्ली में बैठे संजय गांधी तक पहुंची। संजय गांधी ने पूछा, कौन है ये पागल लड़का जिसने प्रधानमंत्री पर चप्पल फेंकने की हिम्मत की? जवाब मिला, सर ये पुणे का सुरेश कलमाड़ी है। जिस दौर में सारे कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर जा रहे थे, तब सड़क पर उतरकर जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता के खिलाफ आंदोलन करने वाले कलमाड़ी की संजय ने काफी तारीफ की। सुरेश कलमाड़ी का स्टंट काम आया। दिल्ली में बात फैल गई। संजय गांधी के खास कार्यकर्ताओं के सर्कल में कलमाड़ी भी शामिल हो गए। कलमाड़ी ने जितनी स्पीड से चप्पल फेंकी थी, उतनी ही स्पीड से 1977 में उन्हें यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर नेशनल सेक्रेटरी बने और 4 साल के अंदर ही 1982 में पहली बार राज्यसभा सांसद चुने गए। कहते हैं पॉलिटिक्स में वक्त का पहिया जब घूमता है तो इतिहास खुद को दोहराता है। एक सर्कल पूरा होता है। वक्त का पहिया घूमा, साल आया 2011। जगह थी देश की राजधानी दिल्ली। किसी जमाने में मोरारजी देसाई पर चप्पल उछालकर राजनीति के हीरो बने कलमाड़ी को 2011 में दिल्ली में सीबीआई कोर्ट के बाहर जूता फेंककर मारा गया। सर्कल पूरा हो चुका था। जिसने अपने करियर की शुरुआत पीएम पर चप्पल फेंककर की थी, उसके करियर का अंत उस पर जूता फेंकने से हो गया। आज दुनिया सुरेश कलमाड़ी को सिर्फ एक शब्द से याद करती है, स्कैम, जिसमें उन्हें क्लीन चिट भी मिली। लेकिन कितनों को ही पता होगा कि स्कैम तो उनकी जिंदगी का बस आखिरी पन्ना था। उस पन्ने से पहले की किताब इतनी दिलचस्प, इतनी रंगीन और इतनी पावरफुल है कि उस पर एक पूरी फिल्म बन सकती है। ये कहानी है उसी शख्स की जिसने शरद पवार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लॉबिंग की, लेकिन फेल हो गया। वो शख्स जिसने भारतीय राजनीति को 5 स्टार कल्चर सिखाया, जो बाद में प्रमोद महाजन बीजेपी में लेकर आए। वो शख्स जिसकी पुणे में इतनी पकड़ थी कि जिसके बारे में कहा जाता था कि पुणे में अगर एक पिन भी गिर जाए तो उसकी आवाज दिल्ली में बैठे सुरेश कलमाड़ी को सुनाई देती थी। ये वो लड़का था जिसने कुछ साल पहले इंडियन एयर फोर्स की वर्दी पहनकर पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे, जिसके सीने पर बहादुरी के 8 मेडल्स टंगे थे, जो आसमान में फाइटर जेट्स उड़ाता था और दुश्मनों पर बम गिराता था। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। और ये कहानी है पुणे के एक ऐसे नेता की जिसके बारे में कहा जाता था सबसे बड़ा खिलाड़ी सुरेश भाई कलमाड़ी। इस कहानी की शुरुआत किसी राजनीतिक गलियारे से नहीं, बल्कि आसमान की ऊंचाइयों से होती है। सुरेश कलमाड़ी मूल रूप से एक कन्नड़ भाषी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता श्यामराव कलमाड़ी पेशे से एक प्रतिष्ठित डॉक्टर थे, जिन्होंने पुणे में कर्नाटक संघ की स्थापना की थी। सुरेश पढ़ाई में बेहद होशियार थे। पुणे के सेंट विंसेंट स्कूल और फर्ग्यूसन कॉलेज से उन्होंने अपनी तालीम हासिल की। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी उनकी गहरी रुचि थी। फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही कलमाड़ी ने एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया था। एनडीए से पास आउट होने के बाद 60 के दशक में कलमाड़ी ने इंडियन एयर फोर्स ज्वाइन कर ली और वो एक पायलट बने। ये वो दौर था जब भारत अपनी सीमाओं पर चुनौतियों का सामना कर रहा था। 1965 और 1971 भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 बड़ी जंगें लड़ी और सुरेश कलमाड़ी ने इन दोनों युद्धों में हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, जब मिजोरम में विद्रोहियों ने सर उठाया और लाल डेंगा के नेतृत्व में बगावत हुई, तब इंडियन एयर फोर्स ने वहां एयर स्ट्राइक की थी। मिजो अलगाववादी संगठनों पर आसमान से बम बरसाने वाले जो पायलट्स थे, उनमें से एक सुरेश कलमाड़ी ही थे। अपनी बहादुरी के लिए उन्हें 8 मेडल से नवाजा गया। एक जाबाज पायलट और एक वॉर हीरो, उनकी लाइफ सेट थी। लेकिन 1974 में कलमाड़ी ने अचानक एक फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने एयरफोर्स से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। कॉकपिट से निकलकर वो अब जनता के बीच आना चाहते थे।
एयरफोर्स छोड़ने के बाद कलमाड़ी पुणे आ गए, लेकिन राजनीति में उनकी एंट्री किसी पार्टी दफ्तर से नहीं बल्कि एक कॉफी हाउस से हुई थी। पुणे के डेक्कन इलाके में एक मशहूर जगह थी पूना कॉफी हाउस। सुरेश कलमाड़ी ने समाजवादी नेता निळूभाई लिमय से ये रेस्टोरेंट चलाने के लिए ले लिया। निळूभाई लिमय पुणे की राजनीति का एक बड़ा नाम थे और उनका पूना होटल नेताओं का एक अड्डा हुआ करता था। जब कलमाड़ी ने पूना कॉफी हाउस संभाला तो धीरे धीरे वहां नेताओं, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं की महफिलें जमने लगी। वो अक्सर वहां गल्ले पर बैठे दिखाई देते थे। यहीं पर उनकी मुलाकात हुई मुंबई के पूर्व मेयर और जायंट इंटरनेशनल संस्था के संस्थापक नाना चुडासमा से। नाना चुडासमा एक एनजीओ चलाते थे और कलमाड़ी उसमें शामिल हो गए और इन्हीं चुडासमा के जरिए कलमाड़ी की मुलाकात हुई उस वक्त के युवा और उभरते हुए नेता शरद पवार से। शरद पवार की नजर कलमाड़ी पर पड़ी। पवार की एक खास खूबी है, पॉलिटिक्स में जो लंबी रेस के घोड़े बन सकते थे, पवार उनको युवा उम्र में ही पहचान लेते थे और उन्हें ताकत देते थे। जैसे सुशील कुमार शिंदे, आर पाटिल, जयंत पाटिल, छगन भुजबल। इनमें से एक नाम कलमाड़ी का भी था, एक पढ़ा लिखा एक्स पायलट जो एनर्जेटिक था और काम करने का जज्बा रखता था। पवार ने उन्हें राजनीति में आने के लिए मदद की। 1977 में शरद पवार ने सुरेश कलमाड़ी को पुणे यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया। यह कलमाड़ी की राजनीति में ऑफिशियल एंट्री थी। इमरजेंसी के बाद का वो दौर था। पुणे के बड़े कांग्रेस नेता मोहन धारिया पार्टी छोड़ चुके थे। ऐसे में कलमाड़ी ने पहली बार भाषण दिया और पुणे कांग्रेस का चेहरा बनने की राह पर चल पड़े। 1980 का साल था। एनडीए की पासिंग आउट परेड के लिए राजीव गांधी पुणे आए थे। यहीं पर सुरेश कलमाड़ी और राजीव गांधी की मुलाकात हुई। दोनों में एक बात समान थी, दोनों पायलट्स थे। हवा में जहाज उड़ाने वाले इन दो लोगों की दोस्ती अब जमीन पर राजनीति के समीकरण बदलने वाली थी। उस वक्त पुणे कांग्रेस में विट्ठलराव गाडगिल और जयंतराव टिळक जैसे दिग्गजों का राज था। विट्ठलराव गाडगिल पुणे के सांसद थे, केंद्र में मंत्री थे और कॉरपोरेशन में उनका सिक्का चलता था। लेकिन कलमाड़ी संगठन में अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे थे। 1982 में सुरेश कलमाड़ी पहली बार राज्यसभा के सांसद बने। तब तक पुणे कॉरपोरेशन में उनका कोई खास रोल नहीं था, लेकिन सांसद बनने के बाद उनकी नजरें पुणे महापालिका की सत्ता पर गड़ गई, जहां कभी गाडगिल गुट का दबदबा था। लेकिन कलमाड़ी ने धीरे धीरे उसे तोड़ना शुरू कर दिया। 1991 आते आते विट्ठलराव गाडगिल चुनाव हार गए और पुणे की राजनीति में उनकी जगह ली सुरेश कलमाड़ी ने। 1992 से लेकर साल 2007 तक पुणे महापालिका में जो हुआ उसे सिर्फ एक नाम दिया जा सकता है, दी कलमाड़ी एरा। कलमाड़ी के नेतृत्व में लड़े गए लगातार 3 चुनावों 1992, 97 और साल 2002 में कांग्रेस ने पुणे महापालिका पर एक तरफा राज किया। पूरे 15 साल तक पुणे में वही होता था जो कलमाड़ी चाहते थे। कलमाड़ी का वर्किंग स्टाइल एकदम कॉर्पोरेट सीईओ जैसा था। वो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं और नगर सेवकों को फोन लगाते थे। महापालिका की स्टैंडिंग कमेटी में कौन सा विषय रखा जाएगा, यह एजेंडा मीटिंग से पहले कलमाड़ी के घर पर तय होता था। किसे टिकट मिलेगा, कौन मेयर बनेगा, इसका अंतिम फैसला भी कलमाड़ी का ही होता था। 1995-96 में कलमाड़ी केंद्र में रेल राज्य मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद भी पुणे पर उनकी पकड़ ढीली नहीं हुई। हफ्ते में एक बार वो पुणे जरूर आते थे। नजारा देखने लायक होता था। पुणे के मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन लाइन लगाकर कलमाड़ी को रिसीव करने एयरपोर्ट जाते थे। पुणे में एक नारा गूंजता था, सबसे बड़ा खिलाड़ी सुरेश भाई कलमाड़ी। ये नारा असल में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव स्ट्रेटेजी के तहत बनाया था, जो सालों तक पुणे में गूंजता रहा। दिल्ली में राज्य मंत्री बनने के बाद सुरेश कलमाड़ी ने एक नई संस्कृति की शुरुआत की। लोग कहते हैं कि दिल्ली की राजनीति में 5 स्टार कल्चर लाने वाले 2 ही लोग थे, बीजेपी के प्रमोद महाजन और कांग्रेस के सुरेश कलमाड़ी। इन दोनों ने राजनीति का लेवल और स्टाइल बदल दिया था। उल्लास पवार, जो उस वक्त यूथ कांग्रेस में थे, बताते हैं कि कलमाड़ी की स्पीड एकदम संजय गांधी जैसी थी। साइकिल रैली हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो या बड़े सम्मेलन, कलमाड़ी का मैनेजमेंट एकदम टॉप क्लास हुआ करता था। सुरेश कलमाड़ी सिर्फ राजनीति नहीं करते थे, वो पुणे की ब्रांडिंग भी कर रहे थे। उन्होंने पुणे को एक ग्लोबल सिटी बनाने का सपना देखा था।
1989 में कलमाड़ी ने पुणे फेस्टिवल की शुरुआत की। गणेश उत्सव के दौरान होने वाले इस आयोजन ने पुणे की सांस्कृतिक पहचान को बदल दिया। पंडित भीमसेन जोशी और पंडित शिव कुमार शर्मा जैसे दिग्गजों की परफॉर्मेंस से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन कलमाड़ी ने इसमें ग्लैमर का तड़का भी लगाया। हेमा मालिनी हर साल यहां गणेश वंदना पेश करती हैं। ऋषि कपूर, ऐश्वर्या राय, उर्मिला मातोंडकर से लेकर सुनील शेट्टी तक बॉलीवुड का हर बड़ा सितारा पुणे फेस्टिवल के मंच पर हाजिरी लगा चुका है। कलमाड़ी ने इसे ग्लोबल बनाने के लिए फॉरेन एम्बेसीज के लोगों को इनवाइट करना शुरू किया। जापान के ऑफिसर्स को पुणे में फेटा बांधकर घूमते देखना पुणेकरों के लिए एक गर्व की बात होती थी। कलमाड़ी के कार्यकाल में पुणे का चेहरा बदला। पुणे में पीने का पानी खड़कवासला बांध से आता था, लेकिन यह पानी खुली नहर से आता था। कलमाड़ी ने केंद्र सरकार से 350 करोड़ की योजना पास करवाई ताकि पानी बंद पाइपलाइन के जरिए आए। शहर की मेन रोड को 30 फीट चौड़ा किया गया। इसके लिए वो केंद्र से 2800 करोड़ रुपए का फंड लाए और शहर को 300 नई बसेस दिलवाई। उन्होंने पुणे इंटरनेशनल मैराथन शुरू की, जो देश की पहली इंटरनेशनल मैराथन थी। खुद प्रधानमंत्री राजीव गांधी इसमें दौड़ने के लिए आए थे। इसके अलावा पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत भी कलमाड़ी ने ही की। इन इवेंट्स के जरिए कलमाड़ी ने अपने इर्द गिर्द पॉपुलैरिटी का एक ऐसा ऑरा तैयार कर लिया था जिसे भेदना मुश्किल था। कलमाड़ी का खेल सिर्फ पुणे तक सीमित नहीं था, वो दिल्ली में सत्ता के गलियारों के भी माहिर खिलाड़ी थे। शरद पवार के साथ उनके रिश्ते बहुत गहरे थे। 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस में नेतृत्व का संकट था और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, तब पर्दे के पीछे एक और खेल चल रहा था। उस वक्त शरद पवार भी प्रधानमंत्री पद की रेस में थे। पवार की किताब अपनी शर्तों पे में भी इसका जिक्र मिलता है कि उस वक्त पवार को पीएम बनाने के लिए दिल्ली में जो लॉबिंग चल रही थी, जो रचना रची जा रही थी, उसमें सबसे प्रमुख भूमिका सुरेश कलमाड़ी निभा रहे थे। कलमाड़ी पुणे में ना होते हुए भी दिल्ली में पवार के लिए फील्ड सेटिंग कर रहे थे। लेकिन राजनीति में दोस्ती की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। 1992 के आसपास कलमाड़ी और पवार की ट्यूनिंग परफेक्ट थी, लेकिन जब सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो कलमाड़ी को लगा कि शायद उन्हें संसद का टिकट नहीं मिलेगा। तब नरसिम्हा राव के गुट ने कलमाड़ी की मदद की। यहीं से पवार और कलमाड़ी के बीच एक पॉलिटिकल दूरी आनी शुरू हो गई। इसी दौर में एक और खिलाड़ी की एंट्री हुई, अजित पवार। शरद पवार चाहते थे कि अजित पवार पिंपरी चिंचवड़ संभाले और कलमाड़ी पुणे शहर देखें, लेकिन अजित पवार को पुणे की राजनीति में कलमाड़ी का दखल खटकने लगा था। अजित पवार को सुरेश कलमाड़ी नहीं चाहिए थे। कलमाड़ी का यह बायोडाटा अधूरा रह जाता अगर उसमें विवाद और घोटाले नहीं जुड़ते। कहानी में ट्विस्ट आया साल 1998 में। कलमाड़ी ने कांग्रेस से अलग होकर पुणे विकास अघाड़ी बनाई और लोकसभा चुनाव लड़ा। बीजेपी ने उन्हें सपोर्ट किया। अटल बिहारी वाजपेयी की पुणे में सभा तय थी, लेकिन उसी दिन वाजपेयी के भाई का निधन हो गया। अंतिम संस्कार पर वाजपेयी पुणे आए और भावुक होकर कहा, एक भाई गया, अगर यहां ना आता तो दूसरा भाई यानी कलमाड़ी भी जाता। लेकिन अटल की इस अपील के बाद भी कलमाड़ी वो चुनाव हार गए। बावजूद इसके उनका पुणे पर कंट्रोल पहले जैसा ही बना रहा, लेकिन ये ज्यादा देर रहने वाला नहीं था। 2004 में शरद पवार की एनसीपी चुनाव जीतकर महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनती है। शरद पवार केंद्र में कई विभागों के मंत्री बने और राज्य में अजीत पवार मंत्री। पवार फैमिली दशकों से महाराष्ट्र की सबसे पावरफुल फैमिली रही है। अब तो वो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी भी बन चुकी थी, लेकिन जिस जिले में बारामती आता है उसके सबसे बड़े शहर पर कलमाड़ी का होल्ड था। शहर और जिला पुणे। जो कलमाड़ी शरद पवार के करीबी दोस्त थे, वो दोस्ती अब दुश्मनी में बदलने वाली थी। वजह पुणे पर वर्चस्व। पुणे एक तरफ कलमाड़ी के लिए भी जरूरी था, पवार फैमिली के लिए भी और उधर बीजेपी के लिए भी। भारत का ऑटोमोबाइल हब और प्रमुख आईटी कॉरिडोर होने के नाते पुणे महाराष्ट्र और देश की अर्थव्यवस्था का पावर इंजन है। ऐसा समझिए कि पुणे वो धुरी है जहां महाराष्ट्र की ग्रामीण चीनी बेल्ट की राजनीति दिल्ली की कॉरपोरेट लॉबिंग से आकर मिलती है। यानी जिसने भी पुणे को जीता उसने मुंबई और दिल्ली दोनों के रास्तों को आसान किया। कलमाड़ी को असली झटका लगा साल 2007 में। पुणे महापालिका चुनाव में खुद शरद पवार कलमाड़ी के खिलाफ मैदान में उतरे। पवार ने एक नारा दिया, कार भारी बदला, मतलब मैनेजर बदलो। ये स्लोगन लोगों के दिलों में घर कर गया। चुनाव नतीजे आए,
कांग्रेस के 35 और एनसीपी के 42 नगर सेवक जीत गए। आमतौर पर कांग्रेस और एनसीपी मिलकर सत्ता बनाते, लेकिन मकसद सिर्फ एक था, कलमाड़ी को सत्ता से दूर रखना। इसलिए एनसीपी ने शिवसेना और बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। इसे नाम दिया गया पुणे पैटर्न और इस तरह कलमाड़ी का 15 साल पुराना किला ढह गया। फिर आया साल 2010 यानी कॉमनवेल्थ गेम्स। 2009 में पुणे में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हुए, जिसकी वजह से बालेवाड़ी स्टेडियम बना। सुरेश कलमाड़ी की चमकती सियासत पर साल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले का जो ग्रहण लगा, उसने ना केवल उनका करियर बल्कि पुणे की कांग्रेस की जड़ें भी हिलाकर रख दी। कलमाड़ी उस वक्त गेम्स की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सर्वेसर्वा थे। उन पर इल्जामों की एक लंबी फेहरिस्त थी, जिसे कैग की एक रिपोर्ट ने और हवा दी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि खेलों के आयोजन के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई की बंदरबांट हुई है। बीजेपी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद, बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली और पूरे विपक्ष के लगातार आरोप और मीडिया ट्रायल ने कलमाड़ी के लिए मुश्किलें इतनी बढ़ा दी कि सरकार को भी उनसे किनारा करना पड़ा। इस पूरे स्कैंडल का सबसे बड़ा केंद्र बना टीएसआर यानी टाइम स्कोरिंग रिजल्ट सिस्टम। सीबीआई ने आरोप लगाया कि कलमाड़ी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक स्विस कंपनी को करीब 141 करोड़ रुपए का ठेका गलत तरीके से दिया, जिससे सरकारी खजाने को लगभग 90 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आरोप था कि कम बोली लगाने वाली कंपनियों को दरकिनार कर पसंदीदा वेंडर को फायदा पहुंचाया गया। इसी मामले में उन्हें 2011 में गिरफ्तार कर लिया गया और 9 महीने तिहाड़ जेल में बिताने पड़े। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सालों बाद अदालत का फैसला आया। करीब 14 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दिल्ली की विशेष अदालत ने सुरेश कलमाड़ी को इस मामले में क्लीन चिट देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि सीबीआई कलमाड़ी के खिलाफ आपराधिक साजिश या भ्रष्टाचार का कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। कोर्ट ने माना कि प्रक्रियागत खामियां तो हो सकती हैं, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि कलमाड़ी ने निजी फायदे के लिए कोई हेराफेरी की थी। जिस घोटाले ने कलमाड़ी को राजनीति के अर्श से फर्श पर ला दिया, कानूनी तौर पर उसमें उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हो सका। हालांकि कलमाड़ी के समर्थकों का कहना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद कलमाड़ी राजनीति में बहुत बड़ा टेक ऑफ करने वाले थे। शायद उन्हें कोई बड़ा पद भी मिलने वाला था, इसलिए उनके पर कतर दिए गए। जबकि आलोचक कलमाड़ी के बरी होने के पीछे इसे सिस्टम की सुस्ती मानते हैं। पर सच यही है कि जब तक अदालत की क्लीन चिट वाला कागज हाथ में आया, तब तक कलमाड़ी के जीवन के सबसे कीमती साल और उनकी दशकों की राजनीतिक विरासत धूल में मिल चुकी थी। खैर, कलमाड़ी के जेल जाने के बाद पुणे कांग्रेस अनाथ हो गई। पतंगराव कदम और हर्षवर्धन पाटिल ने नेतृत्व करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस पिछड़ती गई और इस खाली जगह को भरा बीजेपी ने। सबसे ज्यादा एमपी और एमएलए के साथ पुणे पर अब बीजेपी का होल्ड है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कलमाड़ी की सबसे बड़ी लेगेसी पुणे फेस्टिवल अब बीजेपी मय हो गया है। 2022 में जब 2 साल के ब्रेक के बाद पुणे फेस्टिवल हुआ, तो उसका उद्घाटन करने के लिए नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस ने मंच से कहा, राजनीति में एक बायोडेटा होता है, अगर उसमें पुणे फेस्टिवल नहीं होता तो मेरा तो बायोडेटा अधूरा रह जाता। यह वही बीजेपी थी जिसने पुणे पैटर्न बनाकर कलमाड़ी को हराया था। जिस पुणे ने कलमाड़ी को बनाया, आज उस पर भगवा परचम लहरा रहा है। कलमाड़ी के बाद कांग्रेस फिर कभी ना पुणे में ना महाराष्ट्र में उभर पाई। गोपीनाथ मुंडे, प्रकाश जावड़ेकर, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नेता पहले भी इस फेस्टिवल में आते रहे हैं। अगस्त 2022 में 78 साल के सुरेश कलमाड़ी हाथ में लाठी लिए एक बार फिर पुणे महापालिका आए और जिस नेता की एक आवाज पर पूरा पुणे शहर उठ खड़ा होता था, अफसोस उसके लिए उस दिन कॉरपोरेशन के दफ्तर में कोई नारा नहीं गूंजा। लेकिन एक बात जिसे झुकलाया नहीं जा सकता वो ये है कि कलमाड़ी ने पुणे जैसे शहर को कांग्रेस का गढ़ बनाए रखा। लेकिन जैसे ही कलमाड़ी हिले, पुणे भी कांग्रेस के हाथों से जाता रहा। एक ऐसा नेता जिसने दिल्ली में रहते हुए भी पुणे में अपना डायरेक्ट कनेक्ट रखा, देश की राजनीति के सबसे अहम पद के लिए शरद पवार को आगे कर लॉबिंग की, वो नेता आज गुमनामी के अंधेरे में गुम होकर दम तोड़ गया। कलमाड़ी 81 साल के थे और उनके राजनीतिक करियर पर नजर मारने के बाद उनसे जुड़ा बस एक ही नारा याद आता है, सबसे बड़ा खिलाड़ी सुरेश भाई कलमाड़ी।
तो ये थी सुरेश कलमाड़ी की जिंदगी से जुड़ी पूरी कहानी, जिसे लिखा था मेरे साथी रोहित घोरपड़े ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी आनंद ने। जानकारी से जुड़े ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगांव। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और एक कमेंट इसकी रीच को और बढ़ा सकता है। मैं हूं भूपेंद्र सोनी, आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।